हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से आपके इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है द सेफ स्टोरी। बच्चों, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं? यहाँ पे हम लोग अपनी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज को खत्म कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझते हुए चलेंगे और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी करते हुए चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अपना जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि था हमारा द लिविंग वर्ल्ड। आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। इससे रिलेटेड हम लोग इस साल जो 2025 में क्वेश्चन आया था एक हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से, उसको भी हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहिएगा साथ में, उस क्वेश्चन को भी करेंगे, देखेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था और साथ ही साथ अपने इससे रिलेटेड सारे डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों, जितनी भी जिंदा चीजें हैं उनको प्लांट्स और एनिमल में सबसे पहले किसने बांटा था? एरिस्टो ने बांटा था। ये इनको हिंदी में एरिस्टो कहते हैं और इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। तो ये जो हमारे एरिस्टोटल थे इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता था। ठीक है, जो हमारे एरिस्टो हैं इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जितनी भी लिविंग चीजें थी उनको इन्होंने दो पार्ट्स में बांट दिया। सबसे पहले प्लांट्स में और एनिमल्स में। जो प्लांट्स में इन्होंने बांटा वो किस आधार पे बांटा? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी के आधार पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या था? हर्ब्स, सेकेंड वन shrubs एंड थर्ड ट्रीज। ठीक है, तो हर्ब्स में इन्होंने उन प्लांट्स को रखा जो नॉन वुडी थे और जिनका स्टेम जो है फ्लेक्सिबल था, जैसे कि हमारी ग्रासेस वगैरह हो गई। दूसरा क्या था? shrubs था। shrubs को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा shrubs में ऐसे प्लांट्स को रख दिया जिनका स्टेम जो है वुडी तो था लेकिन ये स्मॉलर थे ट्री के कंपेयर में, है ना। तो इसमें जैसे हम लोग अपने घरों के आसपास देखते हैं गुड़हल के प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स, और जो है रोजेस प्रेजेंट होते हैं, जैस्मिन, इन सब के जो प्लांट्स होते हैं ये सब हमारी श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा इन्होंने ट्री वाली कैटेगरी जो बनाई उसमें उन्होंने क्या करा कि जो जितने भी लार्जेस्ट वुडी स्टेम वाले प्लांट थे ना उनको इसमें रख दिया। जैसे कि हम लोग देखते हैं यूकेलिप्टस का ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, ओक ट्री हो गया, है ना। तो ये सब हमारे जो है क्या है, ट्री की कैटेगरी में रखे गए। ठीक है, और क्या बेसिस था इसका? इसका बेसिस था मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, जो कि था हमारा हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। फिर एनिमल को इन्होंने क्या किया? इन्होंने एनिमल को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। कि ब्लड का कलर किस तरह का है उसके आधार पे इन्होंने एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। तो जिनका रेड कलर का ब्लड था उनको इन्होंने ग्रुप एनाइमा में प्लेस कर दिया और जिनमें रेड कलर का ब्लड एब्सेंट था उनको अनाइमा में प्लेस कर दिया। ठीक है, तो जो ग्रुप वन था एनाइमा, इसमें उन्होंने ऐसे एनिमल को रखा जो कि वर्टिब्रेट थे और इनमें क्या था कि रेड कलर का ब्लड जो है वो प्रेजेंट था। इसमें दो तरह के एनिमल आते हैं, एक विविपेरस एनिमल होते हैं और एक ओविपेरस एनिमल होते हैं। विविपेरस एनिमल कौन से होते हैं बच्चे? जो किड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें कहते हैं विविपेरस एनिमल, और वो बच्चे जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबियन वगैरह। और जो ग्रुप टू था जिसे कहते हैं अनाइमा, जिसमें उन्होंने रेड कलर का ब्लड एब्सेंट होने वाले एनिमल रखे। इसमें किसको रखा है इन्होंने? इनवर्टिब्रेट एनिमल्स को।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोलस्कन, स्पाइडर, इंसेक्ट, ये सभी इसमें रखे गए थे। तो इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, काफी कंसाइज था, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें आ भी नहीं पाए और क्लैरिटी नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो है ना, प्लांट्स में तीन तीन कैटेगरी डिवाइड कर दी, एनिमल में दो कैटेगरी डिवाइड कर दी, फिर भी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी। तो इसी वजह से फिर क्या हुआ, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया गया। और ये कौन लेके आया था, ये लेके आए थे हमारे कैरोलस लीनियस सर। कैरोलस लीनियस को हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो इनके जीवन में दो का खास महत्व है, क्योंकि ये कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें दो का काम जरूरी रहता है। जैसे इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, तो इसमें भी इन्होंने कहा था कि कोई भी नाम होगा उसके जो है दो कंपार्टमेंट होंगे। जो फर्स्ट होगा उसको इन्होंने क्या कहा था, जीनस कहा था। और जो सेकेंड कंपार्टमेंट था उसको इन्होंने क्या कहा था, स्पीसीज, जिसको स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। तो ये किसने बताया था, ये बताया था हमारे कैरोलस लीनियस सर ने। ठीक है, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने जितनी भी जिंदा चीजें थी उनको जो है प्लांट और एनिमल कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इनके जो डिवीजन का आधार था वो क्या क्या था बच्चों, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि इनका जो खाना बनाने का, खाने का तरीका है वो क्या है ना, ऑटोट्रोपिक है, हेट्रोट्रोपिक है, सेप्रोफिटिक है, क्या है इनके खाना खाने का आधार, जीवन जीने के लिए खाना किस तरह से खाते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो उस आधार पे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ना। दूसरा जो इनका जो बेसिस था डिवीजन करने का, वो ये था कि सेल वॉल कैसी है ना, सेल वॉल कैसी है और प्रेजेंट है कि नहीं, एब्सेंट, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। तो इस आधार पे उन्होंने क्या किया कि जितनी भी लिविंग चीजें थी उनको प्लांट्स और एनिमल में डिवाइड कर दिया। तो प्लांट्स में उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रख दिया जो कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले थे। क्यों, क्योंकि प्लांट्स में हमेशा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। और ऐसे एनिमल्स को रख दिया जिनमें क्या था कि रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट थी। एनिमल में किसको रखा, ऐसे एनिमल को रखा जिनमें हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन था, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, वो डिपेंड होते हैं अदर ट्रीज, प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिशन के लिए। और एनिमल्स का एक और कैरेक्टर होता है कि उनमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, तो इसलिए उन्होंने एनिमल में ऐसे एनिमल कैटेगरी में उन ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जिनमें हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन था और सेल वॉल एब्सेंट थी, और प्लांट में ऐसे एनिमल्स को प्लेस किया जिनमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन था और सेल वॉल प्रेजेंट थी। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम था किसका, कैरोलस लीनियस का। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। लेकिन बच्चों जो इनका टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसके साथ बहुत सारे इशू एसोसिएटेड थे। किस तरह के इशू जो थे वो क्रिएट हो रहे थे, जैसे कि इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये नहीं पता चलता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कौन से हैं, है ना। इनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई क्लैरिटी नहीं दिखती है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और कहाँ पे प्लेस किए गए हैं। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिफरेंशिएट नहीं किया गया था फोटोसिंथेटिक जो एल्गी है और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म है उन सभी को, है ना। और साथ ही साथ क्या हुआ था कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म थे लार्ज नंबर में, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं रखे गए थे, किसी भी कैटेगरी में, ना तो वो प्लांट्स में आ रहे थे और ना तो वो एनिमल कैटेगरी में आ रहे थे। तो क्या किया जाए फिर इस हिसाब से, तो बहुत सारी स्पीसीज क्या है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड रह गई, उनको कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम ही नहीं मिला, वो ऐसे ही पड़ी हैं जैसे थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि एक हॉचपॉच सा क्रिएट हो गया। तो क्या करना पड़ा, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को छोड़ना पड़ा, है ना, क्योंकि ये एडिक्वेट नहीं था। तो इसके एडिक्वेट नहीं होने की वजह से नेक्स्ट फर्दर क्लासिफिकेशन सिस्टम एक और आया, जिसको कहते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको किसने दिया था बच्चों, इसको प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैकेल ने।
जो हमारे अर्नेस्ट हैकेल सर थे, इन्होंने क्या किया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो इन्होंने इसमें क्या किया था, इन्होंने पहले से जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था हमारा, जिसमें प्लांटी और एनिमैलिया थे, उसके साथ इन्होंने ऐड कर दिया प्रोटिस्टा, एक नया किंगडम। और इस प्रोटिस्टा किंगडम में इन्होंने उन ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दिया जिनको ना तो प्लांटी में जगह मिली थी और ना तो एनिमैलिया ग्रुप में जगह मिली थी। कौन? जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, जैसे कुछ फंजाई वगैरह हो गए, है ना। इसमें सारे के सारे जो थे वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन, सॉरी इस तरह से जो है हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा ग्रुप ऐड कर दिया गया अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी थी और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ठीक है, जिसको दिया था किसने, कोपलैंडी ने। इन्होंने बताया, इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने प्लांटी, एनिमालिया और प्रोटिस्टा के साथ क्या ऐड कर दिया, एक और ग्रुप ऐड कर दिया, मोनेरा। मोनेरा को इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, और मोनेरा में इन्होंने क्या किया कि जो पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे बैक्टीरिया प्लेस किए गए थे, उनको प्लेस कर दिया इन्होंने मोनेरा में, और ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लेस कर दिया मोनेरा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब के लिए एक अलग से किंगडम इन्होंने बना दिया था, जो कि था क्या, मोनेरा, है ना। ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया है, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं, ये एक जनरल नॉलेज के लिए बस, ताकि फ्लो बना रहे पढ़ने का, इसीलिए आप लोग इसको पढ़ना, थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी भी है। तो वैसे कोई खास रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। हमारी एनसीईआरटी में केवल 2 दिया है, एक वो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और तीसरा जो नेक्स्ट है वो है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं बच्चों, जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये किसने दिया था, ये आर.एच. व्हिटेकर सर ने दिया था 1969 में। इन्होंने क्या किया कि जितनी भी लिविंग चीजें थी ना, उनको जो है 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। पहला जो था वो था मोनेरा, दूसरा जो था वो था प्रोटिस्टा, तीसरा जो था वो था फंजाई, चौथा प्लांटी, और पांचवा एनिमैलिया। ठीक है, और इनका जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो क्या था, वो था सेल स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल कैसी है, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है ना। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तीसरा जो क्राइटेरिया था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि किस तरह का न्यूट्रिशन प्रेजेंट है एनिमल में, उस हिसाब से इन्होंने एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया। तो हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन है, इस आधार पर रिप्रोडक्शन का बेसिस क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है ना। तो इस आधार पे इन्होंने जो है स्पीसीज को डिवाइड किया 5 पार्ट में। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमालिया। जो हमारा मोनेरा किंगडम था ना बच्चों, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें पूरे के पूरे प्रोकैरियोट्स को रखा, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सबको इन्होंने डाल दिया किसमें, मोनेरा के अंदर। और उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया में डाल दिया सारे के सारे यूकैरियोट्स को। ठीक है, अब यूकैरियोट्स में, प्रोटिस्टा में ऐसे यूकैरियोट्स डाल दिए जो यूनिसेलुलर नेचर में थे, जिनकी सेल जो है वो सिंगल थी, यूनिसेलुलर थे जो, जैसे कि क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, प्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स, है ना। तो इन सबको किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा में। फंजाई में ऐसे यूकैरियोट्स को डाल दिया जो कि मल्टीसेलुलर थे। प्लांटी में ऐसे यूकैरियोट्स को डाल दिया जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था और मल्टी सेल्यूलर थे, और इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट था। एनिमालिया में इन्होंने ऐसे एनिमल्स को डाल दिया जिनमें क्या था कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था और
और ये मल्टी सेलुलर थे, और साथ ही साथ इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन था ना वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में। जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था बच्चों, पहले उसमें क्या था, काफी सारे इश्यूज थे। जो हमने अभी देखा ये क्लैरिटी बाद में आई है ना। इस क्लैरिटी के आने से पहले क्या था कि कुछ इश्यूज थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी, जैसे कि जो है हमारे बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, मॉसेस हो गए, फर्न हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, इन सबको प्लांटे के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया। और किस आधार पर कैटेगराइज कर दिया गया? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, है ना। तो इन सबको एक साथ रख दिया गया प्लांटी ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो बैक्टीरिया है और जो हमारे ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये तो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, और जो हमारे ये जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, है ना, फंजाई हो गए, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे यूकैरियोट्स हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि प्रोकैरियोट जो है वो यूकैरियोट के साथ रखे जा रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी? जो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको एक साथ रखा जा रहा था, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गए, स्पाइरोगायरा, ये एल्गी जो है इनको साथ में रखा जा रहा था। तीसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी? तीसरी प्रॉब्लम आ रही थी सेल वॉल के लेवल पे। ठीक है, जो हमारे फंजाई वगैरह होते हैं, है ना, फंजाई जो हमारे होते हैं उनमें जो फंजाई होते हैं उनमें सेल वॉल जो होती है वो किसकी होती है बच्चों? वो होती है काइटिन की। और जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो किसकी होती है? सेल्यूलोज की। तो इन्होंने क्या किया कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेल वॉल कॉम्पोजिशन वाले ऑर्गेनिज्म को एक साथ प्लेस कर दिया, तो इस वजह से भी दिक्कत हो रही थी, है ना। तो इसका फिर आगे कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो फंजाई थे उनको एक डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, फंजाई नाम से बना दिया गया। जो प्रोकैरियोट्स थे, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनके लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया, मोनेरा। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको डाल दिया गया प्रोटिस्टा में। और जो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला वगैरह थे, है ना, इनको क्या कर दिया गया? इनको इनको भी डाल दिया गया प्रोटिस्टा में, जिनको पहले प्लांट में डाल दिया गया था। पैरामीशियम, अमीबा, ये सब हमारे क्या थे? ये सब हमारे जो है प्रोटिस्टा में डाल दिए गए। इनको पहले एनिमल में प्लेस कर दिया गया था, तो इनको डाल दिया गया प्रोटिस्टा में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इसको जो है फाइनलाइज किया गया तो फिर इस तरह से किया गया कि जितने भी फंजाई थे उनको फंजाई ग्रुप में डाल दिया, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनके लिए अलग से ही किंगडम बना दिया गया, मोनेरा। जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उनको अलग किंगडम दे दिया गया, प्रोटिस्टा। जितने जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये सब जो यूनिसेलुलर एल्गी वगैरह थे, इन सबको जो है डाल दिया गया यूनिसेलुलर एल्गीज को प्रोटिस्टा में। और जो हमारे पैरामीशियम अमीबा, जिनको पहले एनिमल में जगह मिली थी, अब उनको जगह दे दी गई थी प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा हमारा क्या है कि बहुत ही डाइवर्स ग्रुप हो गया, है ना। इसमें एल्गी भी देखने को मिल रहे हैं, इसमें हमें प्रोटोजोन्स भी देखने को मिल रहे हैं, इसमें डायनोफ्लैजिलेट्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने देखा कि इसमें जो है काफी डाइवर्स जो है ग्रुप है प्रोटिस्टा, है ना। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जितने थे सबको इसमें प्लेस कर दिया गया। तो अभी ये वाले जो टेबल है इसी से 2025 का हमारा एक क्वेश्चन भी पूछा गया था नीट का, क्लासिफिकेशन सिस्टम से। ये टेबल याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को उसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे इस टेबल में दिखाया गया है। जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी एनिमालिया, ये हमारे 5 किंगडम हो गए। और कैरेक्टर्स क्या क्या है? सेल वॉल, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक। जो मोनेरा है ये अभी मैंने बताया, इसमें जितने भी प्रोकैरियोट्स थे ऑल प्रोकैरियोट्स को डाल दिया गया मोनेरा में। और ये जो बचे हुए हैं ये सब हमारे क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं।
जो प्रोकैरियोट्स है उनका सेल वॉल कैसा है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, सेलुलोज की नहीं होती है। सेलुलोज की सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है बच्चों, प्लांट्स में, है ना। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की। ठीक है, मतलब कि पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन सारे प्रोकैरियोट्स में नहीं। जैसे कि हमारे जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन उनकी सेल वॉल में नहीं होता है। तो हम यहाँ पे ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि पेप्टाइडोग्लाइकन सारे बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, नहीं, आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। ठीक है, जो प्रोटिस्टा है उनमें कुछ प्रोटिस्टा में क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट है और कुछ में नहीं प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इन सम याद रखेंगे, है ना। प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तीसरा जो ग्रुप है हमारा यूकैरियोट्स का, वो है हमारा फंजाई। फंजाई की सेल वॉल कैसी है, ये मैंने अभी बताया कि काइटिन की बनी हुई है। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, प्लांटी। प्लांटी में सेल वॉल कैसी है, सेलुलोज की है। और जो हमारे एनिमैलिया के मेंबर जो हैं उनमें क्या है कि हमारी सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, देयर इज नो सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, जितने भी प्रोकैरियोट हैं बेटा उनमें क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो याद रख लो कि प्रोकैरियोट्स में ना तो न्यूक्लियस है और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, काम खत्म। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सभी यूकैरियोट्स में। ठीक, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर। ठीक है, तो इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेलुलर लेवल पे। प्रोटिस्टा में हमने किसको रखा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा है। जब यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर लेवल पे। फंजाई में हमने किसको रखा है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स का। अगर मल्टी सेलुलर है तो इसका मतलब इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, टिश्यू लेवल का हो जाएगा। लेकिन वेल डेवलप्ड टिश्यू लेवल का नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ लूज टिश्यू प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो सेल्स हैं वो साथ में आते हैं ना, तब एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो जब लूज टिश्यू के फॉर्म में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म हमारा मल्टी सेलुलर हो चुका है। तो फंजाई हमारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर, और इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, टिश्यू लेवल का है, लूज टिश्यू लेवल का है। जो प्लांटी है वो तो वेल डेवलप्ड यूकैरियोट है, टिश्यू ऑर्गन लेवल का हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ देखने को मिलता है। और जो सबसे डेवलप हमारे एनिमल्स हैं वो कौन से हैं, हमारे एनिमेलिया के मेंबर। इनमें टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, तीनों तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है ना। यहाँ पे जो है सेल से टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन बनेगा और बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बच्चों, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें हर तरह का आपको देखने को मिलेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। ये हर कंडीशन में सरवाइव करते हैं, पहली बात तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी जो ग्रोथ है, इनका जो डेवलपमेंट है वो इतना ज़्यादा डाइवर्स हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही डाइवर्स है। ये कहीं भी प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत लंबे समय से सरवाइव कर रहे हैं और आगे भी बहुत लंबे समय तक सरवाइव करेंगे, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो एकदम खौलता हुआ उबलता हुआ पानी हो, हर जगह ये सरवाइव कर लेते हैं। इनके पीछे कुछ रीजन होते हैं, जैसे इनका सेल वॉल काफी स्ट्रांग होता है, कुछ बैक्टीरियाज हैं, और इनमें सबसे बड़ी बात हर तरह का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो इनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट है। ऑटोट्रॉपिक में भी इनके पास ऑप्शन है, ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं।
न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे जो एनर्जी मिलेगी उसका यूज करके क्या बनाएंगे, फूड, है ना। तो इसे कहेंगे हम लोग कीमोसिंथेसिस। यहाँ पे सनलाइट का यूज नहीं होता है। और जो हमारा फोटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इनमें क्या है, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि सनलाइट का यूज करते हैं और फूड बनाते हैं। दूसरे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक कैसे होते हैं, ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। जो सेप्रोफिटिक होते हैं वो डेड एंड डिके मटेरियल पे अपना फीड करते रहते हैं, ठीक है। तो इससे अर्थ को भी बेनिफिट होता है कि ये डिग्रेडेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एनर्जी अपने लिए लेते हैं, और जो कंपाउंड डिग्रेड होता है वो अर्थ में मिट्टी में मिल जाता है, जिससे हमारी जमीन भी उपजाऊ हो जाती है ना। कचरा सारा डिग्रेड हो जाता है। दूसरा क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो किस तरह का होता है बच्चों, जैसे ये किसी भी होस्ट के अंदर रहेंगे, उसके अंदर उसको डिजीज का कॉज करेंगे और उससे मिलने वाला न्यूट्रिशन ये लोग लेते रहते हैं। तो इस तरह से ये पैरासिटिक मोड पे भी सरवाइव करते हैं। तो हमने देखा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें सबसे ज्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशन पाया जाता है। जो प्रोटिस्टा होते हैं ये किस तरह के होते हैं, ये ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ नहीं, फोटोसिंथेटिक, ठीक। और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं तो इनमें भी सेप्रोफिटिक कैरेक्टर पाया जाता है। फंजाई में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फंजाई में भी होता है, ठीक है। सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। जो प्लांटी है उनमें क्या है, उनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, हमने देखा फोटोसिंथेसिस से होता है। और जो एनिमल होते हैं इनमें क्या है, इनमें होलोजोइक सेप्रोफिटिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस तरह का, पहले इंजेस्ट किया फिर उसको जो है डाइजेस्ट किया, ये वाला जो होता है न्यूट्रिशन इस तरह का, इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये किसमें प्रेजेंट है, ये एनिमल्स में ही प्रेजेंट है खाली, क्यों, क्योंकि एनिमल्स में क्या है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आया था बच्चों। यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे प्लेस किया जा रहा है ना। मोनेरा में क्या है, हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है सबसे सिंपल, फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ गए, ठीक है। उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आ गए, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो टिश्यू लेवल पे यूकैरियोट्स आ गए, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हमारे यूकैरियोट्स आ गए, है ना। तो यहाँ पे जो चीजें हो रही है ना वो इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे हो रही है। जो सबसे छोटा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम, जो सबसे बड़ा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा, इस आधार पे। इसी तरह से ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। करते हैं इसको। ईच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट किंगडम प्रोपोज्ड बाय व्हीटेकर। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था क्या होता है, सेल्यूलर, उससे आगे टिश्यू लेवल पे, उससे ज्यादा अगर होगा तो ऑर्गन, और उससे ज्यादा होगा तो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। चलिए एक एक कैरेक्टर वन बाय वन देखते हैं। मल्टीसेल्युलर हेट्रोट्रॉप्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। तो काइटिन की सेल वॉल हमने किस में देखी थी, हमने देखी थी फंजाई में देखी थी।
बी में देखते हैं हेट्रोट्रॉफ विथ टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमने किस में देखा था? एनिमैलिया में देखा था। प्रोकैरियोट्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड, ये हमने किस में कैरेक्टर देखा था? ये हमने कैरेक्टर देखा था मोनेरा में, जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स दिए गए थे। जहां प्रोकैरियोट की बात आएगी तुरंत मोनेरा याद आएगा। यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ से पकड़ेंगे विथ टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये फीचर हमने किस में देखा था? ये फीचर हमने देखा था प्लांटी में। क्यों? क्योंकि इनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी था और इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन था वो टिश्यू लेवल का और ऑर्गन लेवल का था। प्लांट के ऑर्गन जैसे कि लीफ, स्टेम, फ्लावर्स, ये सभी है ना। लास्ट वाला यूकैरियोट विथ सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किसमें देखा था? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, प्रोटिस्ट में। ठीक है, तो अब इनको हम लोग अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे। तो सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी वाला पहले आएगा, क्योंकि हमको कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखनी है। तो सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होगी? मोनेरा की होगी, क्योंकि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको माइक्रोस्कोप के बिना देखा भी नहीं जा सकता। तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा? मोनेरा। ठीक, नेक्स्ट, मोनेरा से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है? प्रोटिस्टा की, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है? फंजाई की, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। उससे ज्यादा किसकी है? प्लांटी की, मल्टीसेलुलर प्लस ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे ज्यादा किसकी है? एनिमैलिया की, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मोनेरा हमारा किस में दिया है? सी ऑप्शन में दिया है, सी। फिर प्रोटिस्टा किस में दिया है? ई में दिया है। फंजाई किस में दिया है? ए में दिया है। प्लांटी किस में दिया है? डी में दिया है। और एनिमैलिया किस में दिया है? बी में दिया है। तो जो हमारा सीक्वेंस निकल के आया बच्चों, वो क्या आ रहा है? सी, ई, ए, डी, बी। ये हमारा सीक्वेंस आ रहा है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे। ये किस में दिया है हमारा? सी, ई, ए, डी, बी, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो सेकेंड वाला होगा। रेस्ट हम लोग वेट करेंगे आंसर की के लिए, तब तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम लोग एनसीईआरटी की टेबल की बात करें, उसके आधार पे तो हमारा ये क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या है? सबके सब प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। ये अभी हमने देखा था, सोल मेंबर जो है इसके क्या है? सोल मेंबर बैक्टीरिया है इसके। और ब्लू ग्रीन एल्गी हमारा क्या है? एल्गी है कि बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया है। ठीक है, एल्गी उसके नाम में है पर वो बैक्टीरिया है। तो किंगडम मोनेरा में किसको रखा गया है? ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, पूरी तरह से बैक्टीरिया डोमिनेट करते हैं इस किंगडम मोनेरा में। और बैक्टीरिया जो है ये क्या है? हमारे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है और कॉस्मोपॉलिटन है। हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे आप ग्लेशियर्स में देख लो, चाहे आप फ्रिज के अंदर देख लो। जो फ्रिज के अंदर एक छोटा सा ग्लेशियर होता है ना, उसमें भी रहते हैं। जो हमारे हाथ है, जो हमारी टेबल है, जो मिट्टी है, हर जगह पे बैक्टीरिया अवेलेबल है। अगर आप अपनी मुट्ठी में देखोगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो भी आपको ढेर सारे बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। तो बैक्टीरिया कहाँ पे है? हर जगह है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन, एवरीवेयर। और बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसा प्रेजेंट होता है?
ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये फोटो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, हेलोफाइल्स भी हो सकते हैं, एसिडोथर्मोफाइल्स भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप्स मैंने अभी बताया कि जो सनलाइट का यूज करके न्यूट्रिशन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, उन्हें कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। जो केमिकल कंपाउंड्स यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करके अपना फूड बनाते हैं, उन्हें कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। जो हेलोफाइल्स होते हैं वो हमारे एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन में सरवाइव करते हैं। एसिडोथर्मोफाइल जो होते हैं हमारे, वो एसिड और थर्मो यानी कि हॉट कंडीशन में भी सरवाइव करते हैं। और जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं हमारे, वो पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक दोनों तरह के हो सकते हैं, है ना। पैरासिटिक में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के न्यूट्रिशन लेंगे, और सेप्रोफाइट्स में क्या है, डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, मटेरियल को खाएंगे और न्यूट्रिशन लेंगे। जो बैक्टीरिया है बच्चों, इनके शेप के आधार पे इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ना। अगर स्फेरिकल शेप के हैं तो उनको क्या कहेंगे, कोकस। अगर ये रॉड शेप के हैं तो इन्हें क्या कहेंगे, बेसिलाई। अगर ये स्पाइरल शेप के हैं इस तरह से तो इनको क्या कहेंगे, स्पाइरुला। और ये अगर इस तरह से कॉमा शेप के हैं तो इन्हें कहेंगे कॉमा, है ना। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया हम लोग बहुत पढ़ते हैं, तो बैसिलस उस शेप की वजह से है। विब्रियो कॉमा हम लोग देखते हैं तो वो उसकी शेप की वजह से है ना। जो बैक्टीरिया है बच्चों, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। जो किंगडम मोनेरा की जो बैक्टीरिया है वो 2 तरह के हैं। कौन कौन से हैं, आर्की बैक्टीरिया है एंड यू बैक्टीरिया है। जो आर्की बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम हार्श हैबिटाट में पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ मार्शी एरियाज जहाँ पे मीथेन प्रेजेंट होती है। हॉट स्प्रिंग्स, वो स्प्रिंग्स, ये हॉट स्प्रिंग्स क्या होता है कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस होते रहते हैं जहाँ से काफी गरम गरम जो है वो निकलता है, वाटर अर्थ के ऊपर आता है, तो वहां पे भी कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर लेते हैं। उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हाई साल्ट कंडीशन में भी सरवाइव करते हैं, और उन बैक्टीरिया को कहते हैं हेलोफाइल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साल्टी एरियाज में। जो हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये भी सब जगह प्रेजेंट होते हैं, पर एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करते हैं कि नहीं, इसकी इसकी अभी क्लैरिटी नहीं है। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चों, इनकी सेल वॉल जो है, वो सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है ना, यही इनको एक्सट्रीम जो एनवायरनमेंट में ये सरवाइव करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की होती है बच्चों, ग्लिसरॉल ईथर लिपिड की, ठीक है। तो जो ईथर बॉन्ड है ना, वो क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि जो है हमारे जो यू बैक्टीरिया है, इनमें कौन सा बॉन्ड है, इनमें ईस्टर बॉन्ड है ना। तो जो ईस्टर बॉन्ड और ईथर बॉन्ड का डिफरेंस है ना, हमारी सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की, वो उनको स्ट्रॉन्ग कंडीशन के लिए बच्चे जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो 2 तरह के हैं मोनेरा किंगडम में, आर्की बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया है। वन बाय वन देखेंगे। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि मार्शी एरियाज में मिथेनोजन पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल पाए जाते हैं, और सॉल्टी एरियाज में हेलोफाइल्स पाए जाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जो बैक्टीरिया सॉल्टी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि
सॉल्टी कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये पुरानी बातें हो गई। पता चला इन्होंने एक क्वेश्चन डिजाइन किया कि एक कोई वाटर बॉडी है, उसमें क्या है कि पानी भरा हुआ है और उसमें इतना इतना सॉल्ट ऐड कर दिया गया है। ठीक है, एक क्वांटिटी उसमें सॉल्ट की हो सकता है दी हुई हो, तो उसमें कहें कि इतना सॉल्ट उसमें ऐड कर दिया गया है। अब ये बताना रहेगा कि उसमें किस तरह के बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे। तो ऑप्शन में वहाँ पे हेलोफाइल्स दिया जा सकता है या आर्कीबैक्टीरिया दिया जा सकता है। तो अब इस तरह की क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना, क्योंकि अब जो है एनटीए सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, उन्हें अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तो इसी तरह से सबके बारे में सोचते हुए पढ़ाई करेंगे। दूसरा, जो हमारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये दूसरे बैक्टीरिया से डिफर करते हैं। कैसे? इनका जो है सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफर होता है। ठीक है, यही जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है ना इनका, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इनके एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल ईथर लिपिड प्रेजेंट होते हैं। और ये ग्लिसरॉल ईथर लिपिड जो होते हैं ना, यही इसको मजबूती प्रदान करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए। और इनमें क्या है कि पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो यू बैक्टीरिया होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनमें रिजिड पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें जो है प्रेजेंट होता है ईस्टर, जो कि ईथर के कंपेयर में कम मजबूत होता है। तो इसीलिए ये वाले बैक्टीरिया जो है हार्श कंडीशन में सर्वाइव नहीं करते हैं। अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें क्या होगा, एक फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, लिख देती हूँ यहाँ पे यूनिफ्लैजिलेट। और कौन सी यू बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट के लिए, इसीलिए इनको फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में, कभी इससे पर्टिकुलरली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो साइनोबैक्टीरिया हमारे क्या है, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कॉलोनी यानी कि कई सारे एक साथ रह सकते हैं इस तरह से कॉलोनी बना के, या फिलामेंटस इस तरह से हो सकते हैं, फिलामेंट के आधार शेप में, है ना, इस तरह से पाए जा सकते हैं। फ्रेश वाटर बॉडी में भी पाए जा सकते हैं, यानी कि रिवर्स वगैरह में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, पॉन्ड वगैरह में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। मरीन, जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है ना, ओशन वगैरह में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और इनकी जो है जो कॉलोनीज होती है वो क्या होती है, जिलेटिनस शीट से सराउंडेड रहती है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एल्गल एल्गल ब्लूम के लिए। कभी कभी क्या होता है, कोई वाटर बॉडी ऐसी होती है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है कभी कभी कुछ फर्टिलाइजर्स के, और फर्टिलाइजर्स में क्या होता है बच्चों, उसमें होता है नाइट्रोजन, उसमें होता है यूरिया, उसमें होता है फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है कि एल्गी का फेवरेट फूड है ना। तो जहाँ उसको फेवरेट फूड मिलता है, एल्गी वहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं। और ये सब जब एक एल्गी एक साथ आ जाते हैं तो उसको कहते हैं कि एल्गी की ब्लूम हो गई है, एल्गी बहुत ज्यादा आ गए, उसे कहते हैं एल्गल ब्लूम। और ये एल्गल ब्लूम जो है क्या करते हैं, कभी कभी टॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो उस टॉक्सिन की वजह से जो दूसरी क्रिएचर होती है उस वाटर बॉडी में, उसकी डेथ होने लगती है, उसको नुकसान पहुंचने लगता है, इसीलिए इसको कहते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम। तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम हमने देखा क्या होता है, बहुत सारी एल्गी की बाढ़ आ जाती है किसी वाटर बॉडीज में, क्योंकि वहां पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से दूसरी स्पीसीज को वहां सर्वाइव करने में दिक्कत होगी, एल्गी की बाढ़ आ जाएगी तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। और क्या करते हैं साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हेट्रोसिस्ट में।
हेट्रोसिस्ट क्या है? साइनोबैक्टीरियम कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं जो डेवलप होती हैं जब नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे कि ये क्या है? हमारा एक साइनोबैक्टीरिया है ना? इसमें क्या हुआ, जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हेट्रोसिस्ट जो है बन जाएगा। ये हेट्रोसिस्ट कौन सी सेल से बनते हैं? वेजिटेटिव सेल से। वेजिटेटिव सेल्स कौन सी होती हैं? वो सेल होती हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव होती हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, पर ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन की कमी हुई किसी बैक्टीरिया में, तो ये साइनोबैक्टीरिया में, तो वो क्या हुआ कि कोई एक सेल जो है वेजिटेटिव, उससे क्या बन गया? एक हेट्रोसिस्ट बन गया। अब ये हेट्रोसिस्ट क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, नाइट्रोजनेज। ठीक है, और ये नाइट्रोजनेज वर्क कब करता है? जब ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। तो ये हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजिनेज एंजाइम को अपने अंदर रखेगा एंड एरोबिक कंडीशन मेंटेन करेगा। उसके बाद ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा उसके एक यूजेबल फॉर्म में, जो कि ये हमारा अमोनिया वगैरह होता है ना? तो इस तरह से ये जो है हेट्रोसिस्ट में क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं नॉस्टॉक को, एनावीना को। ये हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हेट्रोसिस्ट में, याद रखना। हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं नेचर में, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, है ना? इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? डिकम्पोजर्स आ गए, अभी मैंने बताया था, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, डेड डिके मटेरियल पे ग्रो करते हैं, जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन के हित में भी काम आते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस तो कॉज करते हैं बैक्टीरिया, लेकिन साथ ही साथ बैक्टीरिया का यूज भी ह्यूमन लाइफ में बहुत ज्यादा है ना? जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह में, जैसे कि फर्मेंटेशन का यूज होता है मिल्क से कर्ड बनाने में। यहाँ पे बैक्टीरिया कौन सा यूज होता है? लैक्टोबैसिलस, है ना? तो ये बैक्टीरिया का एक क्या है? इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है ना? ऐसे देख सकते हो इसको कि बैक्टीरिया का क्या कोई इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है? तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो याद रखना कि एक आपको पता चला लैक्टोबैसिलस दे दिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस दे दिया, है ना? ऐसे बैक्टीरिया दे दिया और पूछ लिया कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन करते हैं ह्यूमन लाइफ में, तो उसमें हम किसको ऐड करेंगे? ऐसे बैक्टीरिया जिनसे हमारी इंडस्ट्रीज में कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस से हम दही बना रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस के बैक्टीरिया से, है ना? बैसिलस को यूज कर रहे हैं बेसिट्रेसिन, पॉलीमिक्सिन टाइप की एंटीबायोटिक्स बनाने में। तो ये सब हमारे बैक्टीरिया ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो गए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं बेटे? जो हमारे सोयाबीन हो गए, पी हो गए, बीन्स हो गए, ये सब हमारे लेग्यूम प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी रूट्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है? कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि राइजोबियम वगैरह हो गया, ब्रेडी राइजोबियम, ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और कैसे? म्यूचुअलिज्म के थ्रू। ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोसिस शो करते हैं, है ना? राइजोबियम और ब्राडी राइजोबियम। कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि हमारे क्लोस्ट्रीडियम वगैरह हैं, है ना? तो वो सब भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, एजोटोबैक्टर ये सब। लेकिन जो अगर हम बात करें कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो उसमें हमारा होता है राइजोबियम और ब्राडी राइजोबियम। ये दोनों प्लांट जो है क्या करता है? बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ये बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं? प्लांट की नोड्यूल्स में नाइट्रोजनेज एंजाइम के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजन भी होते हैं। और पैथोजन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जो पैरासिटिक होते हैं, है ना? तो ये क्या है? जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लो, कोलेरा फैलता है विब्रियो कोलेरा से, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से फैलता है, टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से फैलता है, सिट्रस कैंकर, ये प्लांट में सिट्रस जो लेमन प्लांट होता है उसमें ज़ैंथोमोनास सिट्री जो बैक्टीरिया होता है वो सिट्रस कैंकर कॉज करता है। हमारी गट में जो ई कोलाई बैक्टीरिया रहता है ना?
ये वैसे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक है ये, मौका पड़ने पे ये बीमार भी कर देता है। ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, इनमें जो मेन रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है? इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मेनली फ्यूजन के द्वारा होता है। और ये फ्यूजन से रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कोई भी बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि उसके अंदर का जो डीएनए है, ये सब सपोज करो उसके अंदर का जो है डीएनए है, सबसे पहले ये रेप्लिकेट करेगा। तो क्या हो गया? 2 डीएनए बन गया। अब क्या होगा? इस डीएनए, अब इस सेल में क्रॉस वॉल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरह से। और जब ये क्रॉस वॉल पूरी बन जाएगी तो एक डीएनए के साथ ये सेल जो है वो सेपरेट हो जाएगा अपने अपने डीएनए के साथ। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होना, है ना। प्रोकैरियोट सेल इनिशिएटेड रेप्लिकेशन, पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, फिर डीएनए की कॉपी बन गई, उसके बाद क्रॉस वॉल्स बना, और उसके बाद जो है यहाँ से डीएनए से ये बैक्टीरिया जो है हमारा 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया। बच्चों जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये क्या होते हैं? ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया है, इनको भी मोनेरा में ही जगह दी गई है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, सबसे छोटे बैक्टीरिया, कंप्लीटली लैक सेल वॉल। ये एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल पूरी तरह से एब्सेंट है, पूरी तरह से सेल वॉल एब्सेंट है, नो सेल वॉल। और ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि ये कैसे नेचर के हैं? फैकल्टेटिव। ऑक्सीजन मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। दोनों कंडीशन में ये खुश है। इनको अगर ऑक्सीजन मिली तो भी ये सरवाइव कर लेंगे, नहीं मिली तो भी ये सरवाइव कर लेंगे, है ना। तो ये इस तरह से सरवाइव करते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। कई सारे प्लांट्स में, एनिमल में इनकी डिजीजेस देखने को मिलती हैं। जैसे आपने एक बहुत ही कॉमन डिजीज का नाम सुना होगा, विच ब्रूम डिजीज, जिसमें प्लांट्स की जो ब्रांचेज हैं वो झाड़ी की तरह हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं विच ब्रूम डिजीज। ये किस में मिलती है बच्चों? ये प्लांट्स में मिलती है। कौन कॉज करता है? माइकोप्लाज्मा। एनिमल्स में माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी कॉज करता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये रेस्पिरेटरी इलनेस करता है कैटल्स में। ठीक है, तो ये कुल मिला के एनिमल्स में मोस्टली क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है बच्चों, तो आज हमको यहीं तक कवर करना था, माइकोप्लाज्मा तक। तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा यहाँ तक। हमने जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा, जिसमें हमने देखा सबसे पहले अरस्तु का जो क्लासिफिकेशन था, प्लांट्स और एनिमल को उन्होंने इस तरह से ग्रुपिंग की। फिर हम लोगों ने कैरोलस लीनियस सर का ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाला देखा। साथ ही साथ हमने देखा कि इन्होंने लिविंग सिस्टम को न्यूट्रिशन और सेल वॉल के आधार पे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमल में। इसके कुछ फ्लॉज थे वो भी देखे। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा आर एच बीटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अभी तक यूज किया जा रहा है। इसमें जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको मोनेरा में जगह दी गई, और जितने भी यूकैरियोट्स थे उनको 4 अलग अलग किंगडम में जगह दी गई। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को फंजाई में, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स को प्लांटी में, और मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म थे जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, उनको एनिमेलिया में। फिर हमने देखे इसके कुछ इश्यूज थे जिसको बाद में करेक्ट कर लिया गया था। और फिर ये एक टेबल दी हुई है जिसको अच्छे से याद करना है। इस टेबल को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ये हमने अभी देखा है इसको, तो आप लोग इसको याद जरूर से कर लेना, क्योंकि इसी साल 2025 का इससे एक क्वेश्चन बन के आया था, जिसको हमने अभी भी सॉल्व भी किया है ना। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करना, जहाँ डिफिकल्टी आएगी तो मुझसे पूछना, हम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पे बता दूंगी।
फिर हमने देखा किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल में, बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में जिसमें इनको 4 भाग में डिवाइड किया गया है, कोकस, बैसिलाई, स्पाइरुला एंड विब्रियो। फिर देखा आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखा कि ये किस तरह से क्या क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एल्गल ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, हेट्रोसिस्ट में, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखी। और देखा हमने हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जिसमें हमने डिकम्पोजर्स देखे, कुछ इकोनॉमिकल बैक्टीरिया भी देखे, लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोमाइसिस फैमिली की बैक्टीरिया, बैसिलस फैमिली बैक्टीरिया। फिर हमने देखा कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, मेनली फिजन के द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कॉन्जुगेशन वगैरह, पर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए हमने उसको नहीं देखा। फिर हमने एंड में देखा माइकोप्लाज्मा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों, तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं। अब इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग एनसीईआरटी से अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ना, और जहाँ भी डिफ़िकल्टी अगर फिर भी आपको आती है तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, उसको हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, बाय बाय।